नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो की स्पेशल एपिसोड में। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो सिचुएशन बनी हुई है उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वॉर पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरफ जा रहा है, कौन जीत रहा कौन हार रहा है, ये कब खत्म होगा। क्रूड ऑयल में आप देख रहे हैं जबरदस्त तेजी है और उससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारे जो बिग क्वेश्चंस हैं, मैक्रो पिक्चर्स हैं, उसको समझने के लिए नन अदर देन रितेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा से, जो पाइन ट्री के फाउंडर सीईओ हैं। तो जब भी इस तरह की बड़ी मुश्किल आती है तो मैं रितेश जी के पास जाता हूँ कि भैया अब क्या होने वाला है, रितेश जी समझाएंगे। तो रितेश सर, हमने बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। 5 बेसिक बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं कि उसके अंदर ही हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जो इस समय पूरी सिचुएशन चल रही है वॉर को लेकर के, स्टेट ऑफ इकोनॉमी वॉर को लेकर के, वो क्या है आपके हिसाब से? हाउ डू यू रीड? देखिए पहले 2 दिन में तो जब पहले 2 दिन थे वॉर के, तब इट वाज ऐसा लग रहा था कि यूएसए जीत चुका है, क्योंकि देयर इज नथिंग बेटर देन मार्केट्स एंड ऑयल टू टेल यू वेयर दिस वॉर इज। आप नरेटिव ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर एक का अपना नरेटिव। द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रुथ। सो दैट रफली मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि इस समय सही क्या है और गलत क्या है, और आप किसी की व्यू पढ़ के आप जवाब नहीं दे सकते, मतलब व्यू नहीं बना सकते हैं कि इस बंदे ने बोला तो यार ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वॉर में कभी भी ट्रुथ नहीं बोला जाता, प्रोपेगेंडा दिया जाता है। एक ही चीज ट्रुथ है मार्केट में, वो है ऑयल प्राइस। नथिंग मोर देन दैट। मैंने लास्ट सैटरडे भी एक ट्विटर स्पेसेस करे थे कि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ईरान इज विनिंग द वॉर। ओके। अगर ऑयल प्राइसेस कैप्ड हैं और ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगे, इसका मतलब यूएस इज विनिंग द वॉर, और या फिर ऑब्वियसली कि वॉर भी खत्म हो जाए उसके बेसिस पे। द मोर ऑयल प्राइसेस गोज अप, द वर्स इट इज फॉर यूएस एंड इट्स एलाइज एंड ऑल दोज कंट्रीज which we are on the side of यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बोला हो या ताइवानीज प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बोला हो कि हम ये करने वाले हैं, तुम उससे पहले अपना राशन पानी भर लेना। वो तो हुआ नहीं, आपने किसी को करा नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट थिंग, आपके 5 या 6 मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, आपको पता ही नहीं है वहां क्या हुआ है, क्योंकि वहां पर ब्लैकआउट है। इजराइल में पूरा ब्लैकआउट है, तो आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इनफैक्ट फाइनेंशियल टाइम्स में ये तक न्यूज है कि ये लोग ऑयल प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके। शॉर्ट कर रहे हैं द करंट वैल्यू, जो आज स्पॉट जिसे बोलते हैं, और फ्यूचर में बाय कर रहे हैं चीज। तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हो गए हैं कि यार ये हो क्या रहा है। तो मैं ये बोलता हूं कि जब तक ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं, जब तक ईरान इज विनिंग द वॉर। हाँ, ईरान जीत नहीं सकता, वो दूसरी बात है। बट जो कंट्री 40 साल से एक सैंक्शंस में रह चुकी हो, जिसको रोज आदत हो कि हाँ यार आज हमें ये खाने को नहीं मिलेगा, शायद ये पीने को नहीं मिलेगा, शायद पानी कम हो जाएगा, 5 साल से ड्राउट है, जिसको मतलब हार्डशिप में रहने की आदत हो। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हार्डशिप में रहने की आदत नहीं है, जैसे इंडिया में भी हम लोग अभी सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग यूएस में बात कर रहे हैं कि उसका गैस का प्राइस ऊपर जा रहा है, या फिर हम लोग दुबई की बात कर रहे हैं जहां पर रियल एस्टेट प्राइसेस डाउन 20-30%। तो कौन सी प्रॉब्लम बढ़ी है? जिसको 30 साल से रहने की आदत है, वो कितना भी खींच सकता है, जैसे रेड सी में होती कितना भी खींच सकते हैं, क्योंकि उनको आदत है वैसे रहने की। क्या डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऐसा रह पाएगा? क्या यूएस ऐसा रह पाएगा जहां पर ऑलरेडी अगर आज इलेक्शंस होते हैं मिड टर्म, तो ये दोनों हार जाएंगे, सेनेट और हाउस दोनों हार जाएंगे रिपब्लिकन्स। तो दिमाग में ये बात आती है कि आपने ये वॉर करा, आप जीत जाओगे, आप मिलिट्री सुपर पावर हो, बट इसका रेजोल्यूशन जितना डिलेड होगा, उतना बड़ा प्रॉब्लम यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज के लिए है। इसलिए इट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट कि इसे जितनी जल्दी खत्म करा जाए, ऑयल प्राइसेस नीचे आए ताकि गैस प्राइसेस नीचे हो जाए,
और लोग क्या है, भूल जाते हैं। देखो इलेक्शन से 6 महीने पहले तक ओके हुआ, कुछ समय पहले हुआ, लेकिन फिर वो लोग भूल जाते हैं। आप चाहते हो कि लोग ये भूल जाए, जो आपको वोट करने वाले हैं वो भूल जाएं कि आपने ये सब ऐसा कुछ करा था, तो आपको ये जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अभी इनको उल्टा कैसे पड़ा? देखो वहां पर आपने वेनेजुएला लिया तो आपको लगता है सब आराम से हो जाता है। वहां पर पैनामा से चाइना को निकाल कि मैं हम लोग को निकाल देंगे। तो आप क्या सोच रहे थे कि यार मैं डाइंग एम्पायर हूँ, अगर मैंने सी को कंट्रोल कर लिया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी को, पनामा कैनाल को, तब मैं ही डिसाइड करूंगा किसको तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक डाइंग एम्पायर है। जो आपको पता है ना कि कोई घायल हो जाता है तो उसके बाद फिर वो ऐसी कुछ चीजें करने लगता है कि आप सोचते हो जो आपको लॉजिकल नहीं लगती है, ये आपके सामने इलॉजिकल चीजें हो रही हैं। when so many illogical things are happening, you just have to fall back कि यार एक डाइंग एम्पायर है, क्या ये और गलतियां कर सकता है? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे पास एक ऐसा सेट नहीं है, रैशनल नहीं है कि जिसके बेसिस पे मैं ये बता पाऊं कि कल क्या होगा, एक्सेप्ट दैट डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स की will outweigh the war at some point of time. And President Trump, he's a very good, वेरी गुड स्पीकर, कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद उनका बेस उनकी बात मान जाता है। कल की डेट में बोल सकते हैं कि हम जीत गए, We won the war. हम तो जीत गए, खत्म हो गया, बस खत्म। फिर आप देख लो, तो मार्केट ये मान के चल रही है और वो डिस्काउंट भी कर रही है कि ये हो जाएगा। The longer it continues, the bigger are the problems for United States and its allies. ओके, सो रितेश सर, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन कर रहे हैं, 400 मिलियन बैरल ऑयल डालेंगे ये लोग, क्या इसका ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो हिल गए, उनको समझ में आ रहा है कि कुछ बात बन नहीं रही, तो चलो ऑयल प्राइसेस को सप्रेस करें, इस तरह कुछ वो कोशिश करें? दूसरा ये कि ये असली वॉर क्या वो चाइना और रशिया से लड़ रहे हैं, बीच में केवल ईरान है? देखिए, पहला जवाब ये है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखी किस लिए जाती है? ताकि आप कुछ टाइम खराब हो तो आप उसमें रिलीज कर पाओ, मतलब आप प्राइस की वॉलेटिलिटी कम कर दो। दैट इज द ओनली रीजन यू कीप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। उससे एक बड़ी चीज होगी, द मोर यू रिलीज द रिजर्व टुडे, द मोर इज द प्राइस राइज इनटू द फ्यूचर, क्योंकि आपको भरना पड़ेगा ना। तो अभी 3 दिन पहले स्पॉट का भाव 100 था और 1 साल का फॉरवर्ड का भाव 69 था। लोग मानकर ही नहीं चल रहे थे। जैसे इन्होंने एसपीआर रिलीज की बात करी, वो फॉरवर्ड का भाव ऊपर जाना चालू हो गया। तो आप ऐसा नहीं कि एसपीआर इज पेनिकिया फॉर एनीथिंग कि सब ठीक हो जाएगा, उससे फॉरवर्ड भाव ऊपर चला जाएगा क्योंकि आप इसे भरोगे। और यूएस ने तो अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडेन आधी पहले ही खाली कर दी थी। तो उनको अगर आप और भी कर रहे हो, 400 मिलियन बैरल कर रहे हो, रोज की 105 मिलियन बैरल की खपत है दुनिया में ऑयल की। राइट। 405 मिलियन ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे 1-2 मिलियन बैरल निकालोगे, आप ऐसे नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट देयर इज अ प्रॉब्लम विद एसपीआर कि तेल जो ग्राउंड में 6-8 महीने रह जाता है ना, तो उसकी वैल्यू, मतलब उसका आउटपुट उतना ज्यादा नहीं रह पाता है, मतलब इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, कंडेंस भी हो जाता है थोड़ा। तो उसमें आजकल काफी कुछ लोग जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं वो लिखने लगे हैं कि यार ऐसा नहीं है कि निकाला और कल हो गया। तो आपको फॉरवर्ड कर्व देखना है। अगर आप आज ऑयल प्राइसेस कम करना चाहोगे तो कल ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा। तो एज आई से 80s इज द न्यू 60s। आई एम नॉट गोइंग टू, मैं वॉर प्रीमियम हटा रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं 60 इज नॉट द न्यू ऑयल प्राइस, 80 इज द न्यू ऑयल प्राइस। सेकेंडली, ये मार्केट की अपनी इमेजिनेशन है कि ईरान के थ्रू वो रशिया और चाइना को सर्कल करने की कोशिश कर रहे थे। रशिया तो एक्चुअली आपको विनर दिख गया, आप रशियन करेंसी देख लो, रशियन स्टॉक मार्केट, तो रशिया तो आपको विनर दिख गया। चाइना को सर्कल करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोई बोल रहा है क्या कि चाइना को सर्कल कैसे, या लोगों की इमेजिनेशन है? यूएस ने तो कुछ भी नहीं बोला, चाइना ने भी कुछ नहीं बोला। प्रेसिडेंट ट्रम्प की विजिट है अगले कुछ दिनों में चाइना में। इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि चाइनीज वर द बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स उनके पास है।
करेक्ट। इनके रिलेशनशिप ईरान के साथ अच्छे हैं। अगर आपको कल की डेट में ईरान को उड़ाना ही है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से चाइना का भी ना निकलने दो ना। अगर आप अमेरिकन नेवी हो तो चाइना का भी ना निकलने दो। खर्ग आइलैंड में जो उनकी कैपेसिटी उड़ा दो, करके तो दिखाओ। आप भी तो अमेरिकन भी तो डर रहे हैं करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि, और दूसरा चाइना इज इन डिफ्लेशन। चाइना, यूएस में आज इन्फ्लेशन आई है 3.1%। उसका स्टार्टिंग पॉइंट 3.1% है, जो इससे ऊपर ही जाएगा। चाइना तो डिफ्लेशन में, करेंसी अप्रिशिएट कर रही है। प्रॉब्लम किसकी? आप चाइनीज इक्विटीज देखो, आपको दिख जाएगा द सी ऑफ काम इन चाइनीज इक्विटीज, द सी ऑफ काम इन युआन। तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि चाइना या रशिया को सर्कल करने की बात हो रही थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई बिलीव ये जो चाइना में समिट है बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्रेसिडेंट जी, इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर चाइना यूएस रिलेशनशिप्स. US needs a win, a proper win now. Everything is about optics. Everything is about perception. The perception coming out of what I can gather, because ये visit cancel नहीं हुई है, इसका मतलब both of them have prepared for something to be announced. Otherwise ये cancel हो जाती थी. Right. So there is something positive coming out from this US China. हो सकता है कि it is like a bad dream, हम लोग कल कुछ और बात करना चालू करें. लेकिन चाइना और रशिया मेरे ख्याल से आर द विनर इन दिस थिंग. रशिया तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दे हैव द रिसोर्सेज. चाइना बिकॉज इट वाज द बेस्ट प्रिपेयर्ड अमंग एनी कंट्री व्हिच इंपोर्ट्स इट्स एनर्जी. राइट. सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इस ट्रांजिशन के पीरियड में कहां तक जाएगा. लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल मुझे प्रीवियस वाले को और चाहिए कि इतने दिनों से सैंक्शन लगे थे ईरान पे, कितने मोसाद CIA काम कर रहे थे, एक बार बीच में लास्ट ईयर वो छोटा सा वॉर लड़ भी चुके थे. तो इतना मिस कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं यूएस वाले, जो अपने आप को मानते हैं कि वो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट लोग वहां पे? इतना गड़बड़ कैसे हो गया, मतलब मिस कैलकुलेट कैसे कर लिया इन्होंने? सबसे ब्रिलियंट लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं. सबसे ब्रिलियंट लोग जो है वहां पर फाउंडेशंस में काम करते हैं. ओके. एक्चुअली मैं सिर्फ यूएस के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ इनकॉम्पिटेंसी इज राइजिंग अमंग पॉलिटिकल सर्कल्स across the world. We are not choosing the more politically capable people who have really good thought processes. और दूसरा, डेमोक्रेसी में 4 साल की लाइफ होती है, सिर्फ 4 या 5 साल की लाइफ होती है. तो मेरे हिसाब से इन्होंने मिसकैलकुलेशन करी है. इनफैक्ट इनको भी पता होना चाहिए था. अगर मुझे पता है कि ईरान का साइज इज हाफ ऑफ यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, हाफ ऑफ इंडिया के करीब का उसका साइज है. 10 करोड़ लोग रहते हैं. जो लोग रजीम को पसंद नहीं करते वो शहरों में रहते हैं. जो लोग रजीम के अगेंस्ट नहीं है वो गांव में रहते हैं. आपने जो अपनी बमबारी करी है वो शहरों में करी. जो आपके लिए तख्ता पलट कर सकते थे, आपने उनको ही उड़ा दिया. जो रजीम को पसंद करते हैं वो तो गांव में रहते हैं, वो तो बहुत लंबे चौड़े फैले हुए हैं. आप कितना कर सकते हो? On top of that thing, देखिए, drones और missiles have changed the warfare completely. अभी कोई फायदा नहीं हम लोग रफाल F-32s वगैरह की बात करें. आपने देख लिया होगा इस वॉर के अंदर. करेक्ट. कोई फायदा नहीं है उस चीज का. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसी हो गई है कि ड्रोन अलोन एक $40,000 का ड्रोन, $50,000 का ड्रोन, और एक्चुअली 2 countries in the world produces the best drones, टर्की एंड ईरान. इनफैक्ट ईरान के ड्रोन्स तो रशिया में भी यूज हो रहे थे. यस. आप एक ड्रोन उड़ाते हो गिराने के लिए, वन वे ड्रोन, शहीद ड्रोन जैसे बोलते हो, उड़ाते हो. वहां पर आपको 2 बैटरीज लगती हैं उसको गिराने के लिए. एक अगर गलती से मिस हो गई तो 2 चाहिए, राइट. 40,000 का ड्रोन यहाँ से भेजा, $2 मिलियन की 2 बैटरीज हो गई. कर लो कितना करना है. सेकेंडली, ऐसा नहीं है कि ईरान ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था. ईरान पूरा ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था पूरी कैपेसिटी के साथ. इसलिए मैं नवंबर में ना पॉजिटिव हो गया ऑयल प्राइसेस पे. मैंने कहा जो जितना है ना वो उतना एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल. वो पैसा शायद क्रिप्टो में ले रहा होगा या स्टेबल कॉइन में ले रहा है या गोल्ड में ले रहा था. दैट वाज द ओनली थिंग. आप सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम जो होता है ना, अगर आप लीगली आप ऑयल एक्सपोर्ट करते हो
तो आपका एक्सपोर्टर आपको स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू पैसा भेजता है, करेक्ट। which is the बैंकिंग, नॉर्मल बैंकिंग वे। हम्म, अगर आप लीगली नहीं कर रहे हो तो वो पैसा आपको या तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मिलेगा या पैसा गोल्ड के थ्रू मिलेगा। हम्म, तो ईरान तो कर रहा था एक्सपोर्ट। हाँ, अगर आप इलीगली कर रहे हो तो थोड़ा सस्ते में करना पड़ेगा, दैट सैंक्शन है ना क्रूड, दैट्स द ओनली थिंग। सो हम्म, आपने सिर्फ चाइना के लिए थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा दी है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो इनकॉम्पिटेंसी है आपकी। आपको लगा 4 दिन में जाकर मैं वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैंने वेनेजुएला में 2 घंटे में कर दिया सब कुछ। तो ये राइट। समझ में आया कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला, एंड दे हैड नेवर थॉट इन लाइफ कि ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे। तीसरा, इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके जो एलाइज हैं मिडल ईस्ट में, उनके ऊपर ड्रोन्स गिर जाएंगे, रोज गिर जाएंगे। आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। चौथा, साउथ कोरिया के आप टीवी चैनल सुनिए, हम्म, वहां पर देर इज वेरी बिग एंगर अगेंस्ट यूएस, क्योंकि उन्होंने अपनी थर्ड मिसाइल्स जितनी भी थी वहां से निकाल के जो सारे टीवीज कवर कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में उन्होंने डाल दी। हम्म, एक चीज और सोचिए, आप जैसे बोलते हैं कि ना कि चाइना को कॉर्नर करने की बात हो रही है। हम्म। एक टॉम क्रूज में एक आप टॉम हॉक मिसाइल आप उड़ाओगे, सर्दी से नाम तो उसी का याद आता है, टॉम यस, हॉक टॉम मिसाइल। हॉक। मैंने पूरी स्टडी कराई एक्चुअली। टॉम हॉक मिसाइल आप उड़ाओगे ना एक, तो उसके अंदर उड़ाकर आप ईरान को मारने के लिए उड़ाओगे, लेकिन हम्म, उसमें जो क्रिटिकल मटेरियल चाहिए वो तो चाइना से आएगा। तो आप ये बोलना चाह रहे हो, या फिर कोई भी बोलना, आप नहीं, लोग ये बोलना हम्म, चाह रहे हैं चाइना वो क्रिटिकल मटेरियल यूएस को देगा ताकि हम्म, यूएस टॉम हॉक मिसाइल बनाए जो वो उड़ाकर ईरान में गिरा दे, हम्म। ताकि ईरान विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ चाइना ऑफ ऑल, वो वो नहीं बन देगा। गया। ओके। 3 साल के बाद जिस दिन क्रिटिकल मटेरियल यूएस खुद बना लेगा ना, हम्म। उस दिन शायद मैं ये बात पे डिस्कशन शायद सोच भी दूं। सोच भी लो। आज की डेट में तो ये क्या कैसी स्टूपिड वाली बात करते हो यार, ऐसे होता है हम्म, क्या लाइफ के अंदर? दैट हम्म, कंट्री होल्ड्स रेयर अर्थ मेटल्स, हम्म, आप उसको ऑयल का चोक कर सकते थे क्योंकि इट इंपोर्ट्स ऑयल, यूएस डजंट इंपोर्ट ऑयल टू दैट एक्सटेंट। हम्म, क्या आप चोक कर पाए? नहीं कर पाए ना। हम्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने रशियन क्रूड भी अलाउ कर दिया सबको लेने को। तो यस। कौन विनर है? सैंक्शन विनर हटा लिए कौन है? सारे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ विनर कौन है इस चीज के अंदर। अगर आज मैं एक यूएस का एलाई हूँ मिडल ईस्ट में, हम्म, आई एम वेरी एंग्री एट यूएस। मैंने करेक्ट। आपको सालों साल पेट्रो डॉलर सोवरेन वेल्थ फंड बनाए, आपकी कंपनीज में डाले, आपकी कंट्रीज के अंदर डाले, आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करा मैंने, ताकि आप मेरे को सिक्योरिटी दोगे जब जरूरत पड़ेगी। आज पहली बार मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी, पहली छोड़ के बार, भाग गए। मतलब पहली बार पड़ी मुझे। हम्म, तो अगर यूएस अनाउंस कर देता हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, ऑल दोस थिंग्स, हम्म। दिस इज एन एंड ऑफ यूएस एम्पायर। ओके। हेजेमनी आई विल टॉक अबाउट, कि हम्म, उसकी हेजेमनी विल बी बिकॉज मोर एंड मोर कंट्रीज, इफ यू आर अ मिडिल ईस्ट कंट्री, आप क्या करोगे? आप यूएस से पहले पैसा निकालोगे हम्म, और आप अपनी कंट्री में दूसरा डिसैलिनेशन प्लांट बनाओगे, आप रिकंस्ट्रक्ट करोगे अपनी कंट्री को, आप डिफेंस में खुद ही स्पेंड करोगे, आप दूसरे पे विश्वास ही नहीं करोगे। तो व्हाट इज कमिंग बियॉन्ड दिस वॉर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि इस प्रोसेस के दौरान जब तक ये सेटल नहीं होता, रेजोल्यूशन नहीं होता, क्रूड ऑयल कहाँ तक जाएगा? 150 जा सकता है क्या? देखिए, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। बसरा से 4 मिलियन बैरल है, पूरा का पूरा उड़ा दिया। कोई आपने पाइपलाइन और इसके ऊपर उड़ा दी जो अभी तक डिस्काउंटेड नहीं है। तो आई नो देयर इज अ हेवी हैंड ऑफ यूएस ट्रेजरी इन शॉर्टिंग दिस मार्केट। आपको दिख रहा है, मेरे को ऑयल देखकर दिख जाता है ये चीज। जब भी इलिक्विड मार्केट टाइमिंग होता है ना, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कुछ कमोडिटीज में तोड़ देते हैं, उसी समय मारते हैं। हम्म, तो अगर ये वॉर एक्सपैंड होता है हम्म, तो आप ये मानो 120, 140, 150 कुछ भी हो सकता है। बट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक भाव आता है जिस पे डिमांड अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाती है। राइट। आप सोचो ना, जैसे आपका ऑयल प्राइस आज 100 है, 120 जो कुछ भी है, पाकिस्तान लगा लो जहाँ 50% ऊपर चला गया, आपके यहाँ मैं 120 का अगर 180 कर दूं इंडिया के अंदर कि यार हम तो पूरा का पूरा पास करेंगे, तो डिमांड अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाएगी।
राइट। मैं ये मानता हूं डिमांड डिस्ट्रक्शन 150 की जरूरत ही नहीं है। अगर 150 पहुंच भी गया उसकी जरूरत ही नहीं, उससे पहले डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी हो जाएगी। और वो इसलिए हो जाएगी, 140 जो 2008 में था ना, एक बार जो था, उस समय मैं, आप, इंडिया, यूएस इंडेटेड नहीं थे। आज हमारे पास डेट बहुत है जिसपे हमें ब्याज देना है। राइट। अगर हम किसी चीज पे पैसा खर्च कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट, नेसेसिटी है जो ऑयल, अगर उसकी कॉस्ट यहां से समझ लो 50% ऊपर हो जाए या 100% ऊपर हो जाए, तो हम लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे अपने डेट पे। यस। तो आज हम लोग ऑयल और भी कम यूज करेंगे। एट अ लिटिल बिट हायर ऑयल प्राइसेस आल्सो हमारी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, क्योंकि हम लोगों के पास डेट इतना ज्यादा है। तो बोलने को लोग 300 200 कुछ भी बोलो यार, 105 मिलियन बैरल है, 20 मिलियन बैरल वहां से निकलता है, एंड ऑयल इज नॉट प्राइस्ड एट 100 मिलियन बैरल। देखो 99 मिलियन बैरल्स, 1 मिलियन बैरल का जो लास्ट का भाव होता है ना, उसके बेसिस में 99 मिलियन बैरल्स प्राइस करता है। इट इज नॉट ए मार्जिनल कॉस्टिंग। राइट। तो आप यहाँ 20 मिलियन बैरल अगर आपने निकाल दिया, और कहीं भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, ये भी बता देता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आपने नल खोला और नल बंद कर दिया। नल बंद कर दिया वो आसान है, नल आसानी से ओपन नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। ये चीज लोगों को देखना चाहिए कि हाउ डू व्हेन यू switch off the production and switch on the production, how difficult it is for you to switch on the production, get back the production. So मेरे ख्याल से 150 200 300 लोग कुछ भी बोले, आप डिमांड डिस्ट्रक्शन के 120 130 के पास डिमांड डिस्ट्रक्शन आ जाओगे, अगर पूरा ऑयल प्राइसेस कंट्रीज एंड कंपनीज स्टार्ट पासिंग ऑन टू कंज्यूमर। करेक्ट। और नहीं पास ऑन करेंगे तो खुद झेलेंगे वो, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब आप खुद झेलोगे तो या तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी, और अगर आप कंट्री हो तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर जाएगा, और इसका मतलब आपकी करेंसी की लग जाएगी बुरी तरीके से। एग्जैक्टली सर, तो यही मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडरिंग दिस कि ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे हैं, हम एक जस्ट फॉर द शेक ऑफ आर्गुमेंट $100 मान लेते हैं कि $100 पे ही बना हुआ है वो। तो जैसे इस समय इंडिया स्पेसिफिक में हम बात करें तो हमारी करेंसी 93 के क्लोज पहुंच गई, एक्सचेंज रेट मिला ले 93 के आसपास गई थी। तो वीक करेंसी, सुपर वीक करेंसी और एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस कैसे इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, इन सब चीजों पे? ठीक है। सो मैं मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है इस टाइम। नॉर्मली व्यू यही होता था, अरे यार करेंसी टूट जाएगी, इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है इस बार? सोचिए, 1.5% 2% इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। आपकी इन्फ्लेशन बहुत लो है। जबकि पिछली बार जब 2008 में ऑयल प्राइसेस 140 गया था, मुझे याद नहीं है, बट मैं रीजनेबली बोल सकता हूँ यार, हमारी इन्फ्लेशन हमेशा से 5-6% होती थी। एग्जैक्टली 5-6% थी। तो आज आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आपका और चाइना का बहुत लो है, बहुत ज्यादा लो है। ओके, तो आप इन्फ्लेशन में, इफ आई एम डूइंग समथिंग, व्हाट आरबीआई हैज डन इज, आरबीआई ने 22-25 मिलियन डॉलर का डॉलर बेचा है स्पॉट में और फॉरवर्ड में, और उतना ही उसने 1.5 लाख करोड़ की ओएमओ कर दी है, जो मुझे पता चला। अगर मैं आरबीआई की जगह हूं, मैं लिक्विडिटी मेंटेन करूंगा, लेकिन मैं डॉलर रुपये में इंटरवीन नहीं करूंगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल अलाउ डॉलर रुपी टू स्टार्ट प्राइसिंग द मार्केट स्लोली, क्योंकि मेरा इन्फ्लेशन नंबर बहुत ज्यादा लो है। अगर इन्फ्लेशन 5-6% होता था ना, तो बहुत बुरी हालत हो जाती थी। You should allow currency to fall, find its own way, allow liquidity to be there, because liquidity will not lead to 10% inflation. Your starting point is not 5-6, your starting point is 1.5-2. So you can easily go up to 5-6% inflation with just currency depreciation and allowing liquidity to be there in the market. Having said that thing, every $10 is equal to $15 billion of current account deficit. So आप अगर $30 लगाते हो, 70 का एवरेज और 100 का डॉलर का एवरेज लगाते हो, तो आपको 40 से 45 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट पे आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम का मतलब है ग्रोथ हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। करेक्ट, बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग द ग्रोथ। एक्सपोर्टिंग एनी नंबर सर क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या इसको? 0.5% या? मैंने उस पर काम नहीं करा है, और मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। बट हायर करंट अकाउंट डेफिसिट, लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट मींस
growth remains within the country. Hmm. Higher current account deficit means you are transferring your growth to somebody who's exporting the oil to you. It's a simple thing. Okay. जैसे अगर आप रशिया ऑयल दे रहा है तो oil exporting countries have a different future than oil importing countries in emerging markets. राइट सर, न्यू सीरीज के हिसाब से जो करंट मंथ का आया है, मतलब करंट जो नंबर आया है लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन का, वो 3% से ज्यादा आया है. अच्छा, ओके. हाँ, तो इट इज मोर देन 3%, 3.25% अराउंड. अगर ये सिचुएशन रही तो 1-2 महीने के अंदर ही ये आराम से 4-4.25 तक जा सकता है, बहुत ही लाइकली है ये. तब तो इनको फिर दिक्कत होगी, हाथ पैर फूलेंगे भाई, अब तो यार दिक्कत होगी. तो आपको डिमांड डिस्ट्रक्शन इज अ बेटर वे, बट डिमांड डिस्ट्रक्शन मींस दैट ग्रोथ टेक्स अ हिट. Yes. So ये तो आपका सर्कल है पूरा. देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया हैज गॉन इनटू अल्टरनेट एनर्जीज. आज इंडिया कोल में भी डबल डाउन कर सकता है, ओके, चाहे तो. बट ग्रोथ तो हिट होगी जिस कंट्री की 90% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम फ्रॉम इंपोर्ट्स. यस, ग्रोथ कंप्रोमाइज होगी, ये तो मुझे भी लगता है करनी पड़ेगी आपको. तो उस पे आप हाइड कर सकते हो अपने आप को, चलो वो मार्केट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, बट it should impact everybody needs to bear that cost so that you become more efficient in your uses of energy. तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई की हेडलाइन ये है कि अगर वॉर कंटिन्यू हुआ तो ग्रोथ कंप्रोमाइज होगी. राइट. लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, 80s is the new 60s. ग्रोथ तो कंप्रोमाइज होगी ही होगी. ग्रोथ तो कंप्रोमाइज होगी, बिल्कुल. आई 100% एग्री. आई कांट एग्री मोर, क्योंकि ये मेरा भी एनालिसिस है. अच्छा, अब सर इसके बाद आता है जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और लोग खूब पूछ रहे हैं मुझसे रोज कि भाई गोल्ड क्यों नहीं चल रहा है, युद्ध भी हो रहा है, इन्फ्लेशन का भी डर है, क्रूड भाग गया, ये गोल्ड हमारा क्यों नहीं चल रहा है? सो गोल्ड इज बॉट फॉर अनसर्टेनिटी. यस, टू बी सोल्ड इन अनसर्टेनिटी. ओह, एंड आल्सो डॉलर इज वेरी एग्जांपल देता हूं. You have 4.5 million people working in Middle East. Okay. पैसा घर भेजते हैं. In fact, there are some southern India के nation states जहां पर वो पैसे को उसी समय गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है. The more inflow comes into India, the more it gets converted into gold. अब अगर वो फ्लो ऑफ कैपिटल फ्लो नहीं आया और लोगों को वापस आना पड़ा तो आप उसका उल्टा इम्पैक्ट देखो. You bought gold for uncertainty during certain times. क्या गोल्ड का यही रोल नहीं है? आप इंश्योरेंस किस लिए लेते हो? राइट. तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है कि वेयर लॉट ऑफ गोल्ड. दुबई में जिस दिन ये हुआ उसके 2 दिन में गोल्ड, लोगों के घर पे जो गोल्ड था वो $100 डिस्काउंट पे बिका है. और उसके 2 दिन के बाद वो $25 डिस्काउंट पे हो गया, क्योंकि वहां से जहाज उठाकर वो गोल्ड चाइना ले गए. शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है. गोल्ड विल बी सोल्ड बाय रिटेल to cover up their expenses, job losses, all these things. Beyond short term, more gold will be transferred from retail public to central bankers. As we had said, अगले 4-5 साल में इतना महंगा हो जाएगा और रिटेल के हाथ में भी नहीं रहेगा. So, is it the right time to accumulate gold? देखिए, मैं ये बोलता हूँ, क्या सेलिंग हो चुकी है मुझे नहीं पता. देखो, अगर ज्यादा रहा, आपके लोग वापस आने लगे. अभी तक तो हुआ नहीं है, समझ लो. वापस आने लगे. दुबई में रियल एस्टेट में जो प्राइसेस आर डाउन 10-15% ऑलरेडी, वापस आने लगे, तो इट कैन हैव अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट. बेचना पड़ेगा ना. उस समय सेंट्रल बैंक भी, जैसे इंडियन सेंट्रल बैंक खरीद रहा था गोल्ड पहले, इस समय वो क्या करेगा? गोल्ड तो नहीं खरीद पाएगा, उसे डॉलर रुपये मेंटेन करना है, राइट. तो उसकी भी प्रायोरिटी खत्म हो गई फॉर द टाइम भी. यूक्रेन रशिया वॉर में भी गोल्ड पहले ठुका था, पहले नीचे गया था, उसके बाद ऊपर जाना चालू हुआ था. Here also, you allow this thing to play out. But if you're asking me, has anything changed? Nothing has changed for me, except gold and silver miners will see higher cost. Correct. Because of energy. The cost of metal companies is input cost is energy, ना? So तो हर एक का, जहां भी energy input cost है, वो तो prices ऊपर जाएंगे. तो आपका short term problem वही है. But it is possible
कि ये सारा गोल्ड मिडिल ईस्ट वाला भी चाइना माइट बी बाइंग इट। तो आप तो तब सो रोज देखोगे तो प्रॉब्लम है, रोज देखोगे तो प्रॉब्लम है। बट आप ये समझो, आपने इंश्योरेंस के लिए खरीदा था या अनसर्टेनिटी के लिए खरीदा था, अनसर्टेन टाइम है, क्या करने का? सिंपल आंसर हो चीज। ऑफ कोर्स, सो स्मार्ट पीपल शुड बाय। ओ यस, एब्सोल्युटली। अगर आपका रोज का डेली का पीएनएल नहीं है, अगर आपके Then you पास should एसेट go. एलोकेशन में नहीं है, तो यू शुड लुक टू कंटिन्यू। कैन इट गो डाउन? यस। अभी एक दिन में आजकल $500 मूव करते हो देर होता है क्या? $30 $40 तो ऑयल मूव कर गया था बैठे बैठे। Yeah, exactly. When there Overnight. is a heavy hand of government in each and everything, then these days short term movement has is not sacrosanct of is not about market at all. राइट, मैंने अपने एक शो में भी सर ये बात ऐसे एक्सप्लेन की थी कि अभी गोल्ड में ना जब ये सब कुछ शांत होगा तो गोल्ड में आग लगेगी, आप लोग चिंता मत करो। शांत होना पड़ेगा ना, शांत हो आपको, जाएगा। हाँ, थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये फिर यहाँ से जो शूटअप होगा ना तो वो पकड़ में नहीं आएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब ये है, जो मैंने लिखा तो इंडिया स्पेसिफिक है कि डू यू थिंक द इंडियन मार्केट इज अट्रैक्टिव करेंटली, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, भी 23,500 पे आ गया है निफ्टी। बट इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्लोबल मार्केट, यूएस में भी रोज धराशायी हो रहा है, काफी गिरावट हो रही, कोरिया में एक दिन तो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया सर्किट ही लग गया था। तो इन कॉन्टेक्स्ट विद द ग्लोबल मार्केट, डू यू सी इज इट अट्रैक्टिव नाउ? देखिए, अट्रैक्टिव का मतलब तो ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जिसे बात करते हैं। ओके, अगर पैसा प्रिंट होगा, इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगी, तो पैसा मार्केट्स में ही जाएगा। ओके, अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो ये पैसा मार्केट में नहीं जा सकता है ज्यादा। एग्जाम्पल देता हूं आपको, देयर वाज अ पेपर डन इन यूनाइटेड स्टेट्स, द बेस्ट टाइम फॉर इक्विटीज टू डू वेल is up to 4% inflation. Above 4%, it is stagflation. Correct. So we are moving into a stagflation scenario, whether it is US or India, South Korea, Japan, not in China. अगर आप मेरे को बोलो कि यार ऑयल रुक जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा, then I would say just go ahead and start investing now. But even $80 is oil is okay. Once you have the certainty of a number, na, market starts pricing it और उसके आसपास ecosystem के आसपास, then people start accepting also that price. That is not a problem. At this point of time, till the time the war is finished and Strait of Hormuz is completely open for moving the oil, or through some other way, you go through Red Sea or you go through pipeline, I would be cautious on market. ओके, सो उसमें भी 2 या 3 चीजें जिसमें मैंने हमेशा आपको बोला इन्वेस्ट करने में, मैं उसके बियॉन्ड देखता नहीं हूँ। मेरे लिए मार्केट का कोई मतलब नहीं है। आज यूएस और इंडियन मार्केट्स आर सर्विस सेक्टर इकोनॉमीज। We believe beyond this war, more money will be invested in manufacturing, industrialization, building supply chains, inventory restocking. मैं तो ओल्ड इकोनॉमी देखता हूँ ना, ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी। एक्चुअली पैसा मूव हो रहा है। तो सर यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करिए, अगर हम न्यू नॉर्मल इज $80 और वो सेटल होने में मान लीजिए 2 महीने लग गए, 2 महीने तक ये वॉर खिंच गया, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, ये तो अब ये सर्टन, ये डिबेट नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि जो 2 महीने में डैमेज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ ही जाएगा, और 80 इज न्यू नॉर्मल तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि इस थ्योरी के हिसाब से पैसा फिर मार्केट की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन एलिवेटेड है, 80 इज न्यू नॉर्मल और 1.5-2 महीने से वॉर खिंच रहा है, तो फिर वो जो पैसा है वो लोग डेली कंजम्पशन को मैनेज करने में खर्च करेंगे या फिर किधर कमोडिटी की तरफ मूव हो सकता है? नहीं, देखिए कमोडिटी में तो जाएगा, लेकिन मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया ढंग से। इफ 80 इज द न्यू नॉर्मल, India's nominal GDP will go from 8.5% to 10% or 11%. Right. Higher nominal GDP is very good for corporate profitability. Correct. EPS बढ़ेगा। To some level, जैसे मैंने क्या बोला, यूएस में 4% तक की इन्फ्लेशन means is good for equity prices. Pricing. 4% के ऊपर की इन्फ्लेशन is bad for equity prices. They have a paper done for the last 40 years. पूरा डेटा उनके पास। Yes. They say above 4% on inflation, we move into stagflation, where input prices cannot be passed out as output prices. Right. समझ लो कि इनपुट प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, एक लेवल आ जाता है जिसके बियॉन्ड आप पास नहीं कर पाते हो, उस समय कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हैज टू बी। $80 में इज अ
is a reasonable inflation in my view. We will achieve that reasonable inflation which is good for corporate profitability. Bad for consumer, that's a separate thing altogether. हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं. बट 4% के ऊपर की इन्फ्लेशन यूएस में एंड इंडिया में आई वुड से 5-6% की इन्फ्लेशन इज व्हेन इट विल स्टार्ट हर्टिंग द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी. $80 तक ऑयल आई एम परफेक्टली फाइन. In Indian case, inflation is the benchmark for inflation is 6% max. 5-6% तक इज गुड. 60% का रियल जीडीपी, 5-6% का इन्फ्लेशन, 12-13% का नॉमिनल जीडीपी, तो आप ये सोच लेना कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी फटकर आ जाएगी वापस. फटकर. हमारा प्रॉब्लम क्या था? एक 1997 to 2023 our nominal GDP used to be around 12%. Right. Last 3 quarters, what are you saying? Your nominal GDP is in single digit, 8.5, 8.7. Yeah. Even for this year, 8.6. That is the biggest problem for corporate profitability. Yes. I know it is good for consumer, but it is very bad for corporate profitability. Yeah. You will go back to 11-12% nominal GDP. That roughly means that you can go back to 15-18% on equity price growth. 1.3 times the nominal GDP is corporate profitability. But मेरे लिए वो अच्छी इन्फ्लेशन और बुरी इन्फ्लेशन जो है वो $80 और $90 के बियॉन्ड निकल जाती है. 80-90 के ऊपर तो बैड इन्फ्लेशन है, 80-90 के नीचे इज गुड इन्फ्लेशन. गुड इन्फ्लेशन. सर एक बहुत छोटा सा लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, चूंकि आप हैं तो मैं पूछ ही देता हूँ. What bond market is saying right now? So Western world bond market is in a serious trouble. Okay. 10-year bond जब ऐसा लग रहा था AI का नैरेटिव बात होने लगी थी, सिट्रीनी का आर्टिकल भी सबने देख लिया होगा. Yes. उस समय 10-year bond 4% के नीचे ब्रेक डाउन कर गया था. मार्केट हैड स्टार्टेड डिस्काउंटिंग की डिफ्लेशन आ रहा है. उस दिन के बाद से एज ऑफ नाउ वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 4.3% ऑन 10-year. Correct. UK 5-year bond yields have broken out. European other countries yields have broken out. Australian yields have broken out. So forget about Middle East crying in White House कि भाई हमें सिक्योरिटी दो. Western world is crying in White House कि भाई हमारी bond market collapse हो जाएगी. So the pressure on President Trump is not from Middle East alone. It is from all the Western world. हमारी बॉन्ड मार्केट कोलैप्स हो जाएगी भाई. तो जो प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम अलग है, वो अलग है. वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रॉब्लम अलग है. बट आई थिंक बॉन्ड मार्केट प्रॉब्लम इज बिगर देन एनी प्रॉब्लम. आई एग्री दैट इज द सोल मोस्ट क्रिटिकल एरिया इज अ बॉन्ड मार्केट. सर ये प्राइवेट क्रेडिट का जो इशू खड़ा हो गया यूएस में, 4-5 आ चुकी कंपनियों की तरफ से की, तो इज अ सीरियस चैलेंज. वो एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू. देखो क्या होता है किसी एसेट में ना पैसा, जब आपको ना यू गो फॉर सर्च ऑफ यील्ड, मतलब आप इंटरेस्ट रेट कम होते हैं लेकिन आपको प्राइवेट बैंकर आपको बोलता है सर यहाँ आपको 11-12% मिल जाएगा सर. क्वार्टरली रिडम्पशन है सिर्फ. प्राइवेट क्रेडिट करके नाम की चीज है, पब्लिक मार्केट के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए सर. वो एआई होते हैं ना 1-1 करोड़ वाले, ये वो वाले. मॉर्गन स्टैनली ने करा, आउल ने करा, सबने करा. फिर देखा सब कर रहे हैं तो 11%, लेकिन इन्वेस्टर को तो 11% चाहिए. सो जो इन्वेस्टर को 15, 16, 17% में भी पैसा मिल रहा था उसको भी 11 पे देना पड़ा, क्योंकि इतने सारे लोग भाग गए उसके पीछे लेने के लिए. भर के आ रहा था ना पैसा एक इंडस्ट्री में. फिर थोड़ा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का भी पैसा आ गया. बड़े फिर सोवरेन वेल्थ फंड ने भी पैसा डाल दिया. सबने डाला. फिर सोवरेन वेल्थ फंड ने एक स्पेशल यूनिट बना ली. मेरा एक फ्रेंड है, एक सोवरेन वेल्थ फंड में काम करता है न्यूयॉर्क. पहले तो कनाडा में था. वहीं is a $30-40 billion portfolio sitting out of New York only for private credit. Okay. हर एक पेंशन फंड को अपना रिटर्न बढ़ाना था ना. सोच रहे हो आप एक पेंशन फंड हो, आपको एक रिटर्न बढ़ाना है, तो आपको यहाँ बताया जाता है ये रहा प्राइवेट क्रेडिट जिससे आपको 11-12% मिल सकता है. तो आप वहां पैसा बढ़ाना चालू कर देते हो. बट उतने तो एसेट्स हैं नहीं, तो आप खराब एसेट्स को भी पैसा देना चालू करते रहते हो. इट इज लाइक आप यू बॉट एन एसेट प्राइवेट क्रेडिट जिसकी 5 साल की मैच्योरिटी है, 10 साल की मैच्योरिटी है, लेकिन आप इन्वेस्टर को बोलते हो देखो यार हम तेरे को क्वार्टरली एग्जिट देंगे. आपको याद आ रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में म्यूचुअल फंड में? यस. तो अभी इट इज ओनली 1000 टाइम बिगर देन दैट. माय गॉड. और फिर ये लोग क्या चाह रहे थे,
इन्होंने व्हाइट हाउस को लॉबी कर दिया, सर हमारी तो पोर्टफोलियो इलिक्विड हो गए हैं, एक काम करते हैं प्राइवेट क्रेडिट को ना 401k में डलवा देते हैं सबके, अच्छा। कि उससे पहले फट गया, वरना सब बेचारे लोग हैं ना जिनका 401k है, हाँ, उसमें धीरे धीरे इन लोगों ने घुसवा दिया होता था वो प्राइवेट क्रेडिट। ये बहुत वाह। बड़ा इशू है। अगर आप मेरे से पूछोगे कितना बड़ा इशू है, ये जो 4 बंद हुए ना, हाँ, ये बेयर स्टर्म्स के बराबर है। माय गॉड, यस, इतना बड़ा है। साइज ऑफ दिस मार्केट इज दैट मच एंड इट हैज हैपेंड ओनली इन द लास्ट 4-5 इयर्स। उससे पहले ये मार्केट डिड नॉट एग्जिस्ट। 2020 के बाद जब कोविड हुआ, इंटरेस्ट रेट 0 चले गए थे ना, लेकिन पेंशन फंड ने तो 8% या 10% कमिट करा हुआ है। इंटरेस्ट रेट 0 हो गए तो क्या करने का, तब से मार्केट चालू हुई। और फिर तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो अपने वॉल स्ट्रीट बैंकर है पीछे थोड़ी रहते हैं। गोल्डमैन ने करा तो मॉर्गन बोलता है मेरे को भी करना है, मेरे करना, सारे करेंगे, है कि नहीं? 4 की तो खबर आ चुकी तो है। सबको करना है। बिल्कुल 2007 की जो मूवी थी ना, वो ये सीडीओ स्क्वायर्ड काइंड ऑफ थिंग, एग्जैक्टली वही। और फिर उसमें गॉड, आपको तो ये तो सर 15-20% ऑफ द पोर्टफोलियो। और बहुत ऑन टॉप प्रॉब्लम। ऑफ दैट थिंग, ऑल दीस मेगा कैप टेक कंपनीज जो बायबैक्स कर रही थी, दे आर इशूइंग 20, 30, 50 एंड 100 ईयर बॉन्ड। गूगल ने भी 100 ईयर बॉन्ड करा है। Supply of paper has increased dramatically in the market, making all these assets more illiquid than what it is. और एक जने ने रिडम्पशन कैंसिल करी तो वो इन्वेस्टर जिसने सिर्फ ये पढ़ भी लिया है और जिसका कहीं और है, वो बोलता है पहले रिडीम मार, बाद में सोचेंगे। अब तुम सभी अगर रिडीम मारोगे तो कैसे चलेगा? यस एंड इट्स अ बिट्स एंड पीसेस में खबर आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। मैं रोज सुबह इसको देखता हूं, तो मैं सोचा रितेश जी से पूछूंगा कि ये सुलगता हुआ बम दिख रहा है मेरे को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है धीरे धीरे करके। अब तो चलिए सर इसको खत्म कर दें, लेकिन मैं एक छोटा सवाल और मन कर रहा है पूछ लूं कि ये जापानीज करेंसी 160 पे पहुंच गई सर, येन। हाँ, क्या होगा इसका? देखिए उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर रेट नहीं बढ़ाया ना, क्योंकि जापान इज आल्सो वेरी एक्सपोज टू हायर ऑयल प्राइसेस। उनकी इन्फ्लेशन पहले ही ऊपर थी, राइट? ये ऑयल की वजह से उनकी इन्फ्लेशन और ऊपर आ जाएगी, एंड व्हिच इज शोइंग अप। अगर आप अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाओगे तो आपकी करेंसी टूटेगी ना, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम नाउ जापान फेस नाउ डबल वैमी। यस। हमने अच्छे टाइम पे भी अपने रेट नहीं बढ़ाए, जब हमें मौका मिला बढ़ाने का, इन्फ्लेशन ठीक ठाक थी, हमने नहीं बढ़ाए। अब ऑयल की वजह से हमारी इन्फ्लेशन और ऊपर जाने वाली है। तो दे आर एंटरिंग इनटू अ स्टैगफ्लेशनरी लूप अर्लियर देन एनी अदर कंट्री, मतलब एनी अदर वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्री। या एग्रीड, क्योंकि जो नई सो ये आपके सामने कुछ। और फिर इफ दे इंक्रीज द रेट्स, कैन इट लीड टू कोलैप्स ऑफ कैरी ट्रेड? आई डू नॉट नो। आई एम सीइंग ऑल दीस थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आई जस्ट हैव टू अडैप्ट to the changing environment around me. I have not seen some of these things. सारी चीजें एक साथ होते हुए। जितनी प्रॉब्लम लोगों ने सर यहाँ डिस्कस की ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं उसका क्या। क्योंकि मैं इसीलिए बिट्स एंड पीसेस में एक एक प्रॉब्लम लेके आ रहा था कि सबका सॉल्यूशन एक ही जगह दिख रहा है मुझे, कि वही आगे पीछे चीजें होंगी। एनीवे खैर वो लोग समझते जो हम लोगों से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि जापान की जो साहिबा आई वो अलग, उनकी अलग एक ट्रैजेक्टरी दुनिया चल रही है। She is good, huh? She is good. The way she's talking about reindustrializing Japan, and plus लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रही, यूएस अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा जापान के थ्रू, क्योंकि यूएस खुद नहीं कर सकता, यूएस के पास है ही नहीं कुछ, तो इट इज एक्चुअली डूइंग इट थ्रू जापान। So actually Japan, if they manage their monetary policy well, Japan has got a very good future. Markets. I'm talking about markets. I'm not talking about that. So this is the scenario painting कि वॉर का क्या होने वाला है, क्रूड का क्या होने वाला है, मार्केट का क्या होने वाला है, ग्रोथ का क्या होने वाला है, और गोल्ड का क्या होने वाला है। आई गेस कि जितने क्वेश्चंस आप रितेश जी से पूछना चाहते थे मैंने सब एड्रेस करा लिए हैं, और बहुत क्लियर कट जवाब उनके दिए हैं, क्योंकि हमने उसको सेगमेंटाइज वैसे ही किया था। तो आई होप कि आपको इससे काफी फायदा होगा। तो ऐसे ही जब कोई नया ट्रिगर आएगा तो हम फिर रितेश जी के पास जाएंगे। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। स्पेशली गोल्ड में लोग बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी आज एड्रेस हो गया है, और बहुत सारी समस्याओं का सोल्यूशन भी वहीं पे आपको मिलेगा। सर थैंक यू सो मच। और हम सब ये होप करेंगे कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता किसी भी देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इट्स नॉट गुड कि वॉर खत्म होना ही चाहिए।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, अगली किसी थैंक यू। ट्रिगर पे हम लोग फिर बातचीत Yeah. करेंगे आपसे। Good night. Good night. गुड नाइट सर।